नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। खबर सबसे पहले बिहार से। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। नीतीश सरकार को आज विधानसभा में बहुमत साबित करना था। उससे पहले पटना में सियासी उठापटक देखने को मिली। एक और बीजेपी जेडीयू की ओर से पर्याप्त संख्या का दावा कर रही थी, वहीं दूसरी ओर आरजेडी की ओर से कहा गया कि बिहार में ऑपरेशन लोटस पर ऑपरेशन लालटेन भारी पड़ेगा। आरजेडी कांग्रेस समेत महागठबंधन में शामिल सभी विधायकों को पटना में तेजस्वी आवास पर रोका गया। वहीं बीजेपी जेडीयू विधायकों को चाणक्य होटल और पाटलिपुत्र होटल में रखा गया। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 122 रहा, जबकि एनडीए के पास 128 विधानसभा सदस्य होने का सुबह से ही लगातार दावा किया जा रहा था। इनमें से बीजेपी के 78, जेडीयू के पास 45, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के पास 4 और एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह का साथ रहा। जबकि विपक्ष के पास लगातार 114 विधायक होने का दावा किया जा रहा था, जिसमें आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, सीपीआई के 12 और सीपीआईएम के 2 और सीपीआई के 2 विधायकों का नाम रहा। लेकिन सरकार की तरफ से विश्वास प्रस्ताव जब पेश किया गया तो इसके पक्ष में 129 वोट पड़े। विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया और सरकार का विश्वास प्रस्ताव पास हो गया। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, जिस तरह से आज विपक्ष ने वॉकआउट किया, सरकार के पक्ष में विश्वास प्रस्ताव पास हुआ, इसका असर 2024 लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है क्या? ये आपको बता दें कि जैसे जैसे क्या बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम दिन रहा। सबसे बड़ी बात जो निकल के ये आ रही थी कि बिहार विधानसभा में क्योंकि फ्लोर टेस्ट पास होंगे नीतीश या नहीं, लेकिन उसको लेके जो आज बड़ी बात निकल के आई कि 129 वोट पड़े फ्लोर टेस्ट में, क्योंकि इनके पक्ष में गए, वहीं विपक्ष सीधे वॉकआउट कर गया। तो इसको लेके ये क्लियर हो गया था कि विपक्ष के वॉकआउट होते ही लगभग सभी जितने भी विधायक थे वो नीतीश कुमार के पक्ष में खड़े हो गए। और वहीं आपको बता दें, उससे पहले राज्य स्पीकर को हटाने की जो बात चल रही थी चौधरी साहब को, तो उसको भी लेके 125 पक्ष में पड़े थे और 112 विपक्ष में वोट पड़े थे। तो जो वहां पहले इनका स्पीकर हटाया गया, उसके बाद महेश्वर जी को अध्यक्ष बनाया गया और स्पीकर की कमान दी गई। उसके बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन आपको जो बता दें कि 243 सीटों के जो बहुमत के आंकड़े की बात हो रही थी, 243 सीटों में से 122 सीटें बहुमत के आंकड़े के लिए चाहिए थी। और जहां एनडीए ने या यूं कहें जेडीयू और गठबंधन जो है भाजपा के साथ, उनका 129 सीटों पे वो सीधे बहुमत साबित करते हुए दिखा और वहीं विपक्ष वॉकआउट हो गया। जी, क्या अभी तक विपक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है या फिर बिहार के अलावा किसी दूसरे प्रदेश के नेता या विधायक की ओर से कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है? अभी ये तुरंत की प्रक्रिया तो नहीं, ये जरूर है कि तेजस्वी जाते जाते भी ये कह गए कि हमने 2 लाख नौकरियों की बात कही। और वहीं विजय चौधरी जो वहाँ पे बड़े नेता हैं, वो उन्होंने भी आरोप लगाया कि जो खेत या जमीनें लिखवा के उन्होंने नौकरियों की बात कही, तो ऐसे लोगों का किस तरह से विश्वास करेगी जनता। तो वही एक बात ये जरूर निश्चय हो गई है कि पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। वही आज सुबह जो इस तरह की खबरें निकल के आ रही कि 4 विधायक उनके इधर गए, 2 विधायक इनके तोड़े गए, लेकिन उसके मद्देनजर ये ओवरऑल ये डिसीजन है कि फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार पास हुई है और बिहार में खेला नहीं हो पाया। जी, देखिए, जिस तरह से जीतन राम मांझी की लगातार सुबह से बात हो रही थी कि जिस ओर वो जाएंगे उस ओर ही सरकार बनने का जो बहुमत है वो लगभग उसी ओर जाएगा। तो क्या जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी का एनडीए का साथ देना इस पूरे विश्वास प्रस्ताव में सबसे ज्यादा अहम रहा? जो आपको बताते, जीतन राम मांझी एक बड़े खिलाड़ी साबित हुए इस पूरे फ्लोर टेस्ट में, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा दी। और सबसे बड़ी बात निकल के ये आ रही थी कि जीतन राम मांझी हो सकता है आरजेडी के पक्ष में जाए या जेडीयू के, लेकिन जो आज सुबह वो एक गाड़ी में आए, जो नित्यानंद राय खुद उनको गाड़ी में लेके आए, तो उससे ये जरूर क्लियर हो गया था कि जीतन राम मांझी को शायद कहीं भी भागने का मौका भी नहीं मिलेगा अगर वो चाहें तो भी। और शायद उनकी बात बीजेपी के नेताओं से होती रही कि उनको कहीं न कहीं से तो उनको इसका एडवांटेज दिया जाएगा। तो इसके मद्देनजर भी वो एनडीए के साथ और जेडीयू के साथ ही रह गए। सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि 4 विधायकों के साथ हम पार्टी का अहम रोल रहा, जो कि एनडीए के साथ जाती दिखी। लेकिन
आपको बता दें, जो असंतुष्ट होने की खबर निकल के आ रही थी, उसमें असंतुष्ट होने की खबर के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था कि जीतन राम मांझी को केवल एक सीटें मिली थी और वहीं वो दूसरे की डिमांड कर रहे थे। लेकिन ये लग रहा था कि शायद उनको राज्यसभा में भेज के शायद इस चीज की तस्वीर की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी। राज्यसभा में भी कल नामों की घोषणा हो गई जिसमें जीतन राम मांझी का नाम नहीं था, तो उसके मद्देनजर एक बड़ा असंतोष था उनके मन में और कहीं न कहीं उस असंतोष को भी फौरी तौर पे दूर करने की कोशिश की गई, जिससे एनडीए के पक्ष में जीतन राम मांझी खड़े रहे। जी जी अजय, जिस तरह से सुबह से ही जेडीयू चाहती थी कि पहले अध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया जाए, क्या स्पीकर का पद से हटना भी एनडीए के काम आया? जी, सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि आज जो चौधरी साहब थे स्पीकर के रूप में, वो आरजेडी के कोटे से थे, तो कहीं न कहीं ये बात निकल के आ रही थी कि अगर उनका विधानसभा स्पीकर होगा तो कहीं वो उनके पक्ष में फैसले ना दे या उस तरह की चीजें। तो इसीलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत आपको बता दें कि पहले भी मंत्रिमंडल और इसकी बातें हो चुकी थी, मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनको हटाया नहीं गया था। तो इसमें ये जरूर लग रहा था कि एक तरफ से तेजस्वी की तरफ से भी कि खेला शायद हो सकता है, जैसा कि पूरे दिन भर एक सिनेरियो चलता रहा कि 2 विधायक उनके नहीं है, 4 विधायक उनके नहीं, लेकिन इसमें सब एक बड़ी भूमिका अदा की, खास करके आरजेडी से छूटते जब विधानसभा में विधायकों को जाने की बात हुई तो चेतन आनंद, नीलम देवी और ऐसे प्रहलाद यादव जैसे नेता जो है वो सीधे जाके बीजेपी के गोद में बैठ गया, या यूं कहा जाए कि वो खुद उनके खेमे में जाके बैठ गए, जिससे तेजस्वी को एक आपत्ति भी थी कि जो जिनकी सीटें हैं उसको मद्देनजर वो बैठे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और जी। नतीजा ये रहा कि 129 सीटों के साथ फ्लोर टेस्ट में नीतीश पास हुए। जी जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अजय। प्रधानमंत्री के स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में गजब का भूचाल आया हुआ है। कल तक सरकार को पानी पीकर कोसने वाले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की भाजपा से डील पक्की हो गई है। वहीं जयंत के इस कदम से सपा और कांग्रेस के धुरंधर हक्के बक्के रह गए हैं। वहीं आरएलडी और बीजेपी का गठजोड़ कांग्रेस और सपा के लिए अब बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। इसके अलावा ये गठबंधन दोनों दलों को एक बार रणनीति बदलने पर मजबूर भी करेगा। जयंत चौधरी के यू टर्न लेने के बाद कांग्रेस ने सपा से 20 सीटों की मांग कर दी है, ऐसी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की जो अटकलें हैं वो लगातार लग रही थीं। भले ही सपा सुप्रीमो कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है, उन्हें भी सिर्फ खबरों के जरिए पता चल रहा है। दूसरी ओर शिवपाल यादव ने भी कहा था कि कोई भी कहीं आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे हैं। वहीं रामगोपाल यादव ने भी कहा था कि अगर कोई कहीं चला भी जाता है तो राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में आज ऐलान हो गया कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने खुद ही इस बात की घोषणा की। खबर पर अपडेट लेकर हमारे सहयोगी राजेश यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरह से आज जयंत चौधरी ने ऐलान कर दिया कि अब वो एनडीए के साथ जा रहे हैं, इसका कितना खामियाजा विपक्षी पार्टी को उठाना पड़ सकता है? किरण, अगर बात करें हम जयंत चौधरी की, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया था, उस ऐलान से पश्चिमी यूपी में बिल्कुल भूचाल आ गया है इस बार। जी। और दूसरी चीज आपको ये भी बता दें कि इसके पहले अभी जो आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं, वो भाजपा से डील पक्की हो गई है। वहीं जयंत चौधरी ने इस कदम से भी सपा और कांग्रेस के जो धुरंधर है वो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए हैं। वहीं आरएलडी और बीजेपी का गठजोड़ जो है कांग्रेस और सपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा। और दूसरी चीज ये भी बता दें आपको कि इसके अलावा जो गठबंधन दोनों दलों का एक बार रणनीति पर बदलने के लिए मजबूर कर देगा। दूसरी चीज ये भी है कि जहां जयंत चौधरी ने यूटर्न लिया है, वहीं कांग्रेस और सपा के लिए भी आपसी जो उसका गठबंधन था उसमें कांग्रेस जो है 20 सीटों की मांग कर रही है। जी राजेश, क्या फिलहाल आरएलडी के एनडीए में शामिल होने पर पश्चिमी यूपी को साधना अब इंडिया गठबंधन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल किरण, अगर बात की जाए पश्चिम यूपी की तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि पश्चिम यूपी में आरएलडी का दबदबा रहता था।
लेकिन उसके एक चीज और बता दें आपको कि जिस तरह से बीजेपी पश्चिम यूपी में अपने पैर अपने वहां पे कदम जमा रही है आरएलडी के साथ मिलकर, और अभी तो आरएलडी से गठबंधन भी हो गया, इससे जाहिर सी बात है, साफ साफ पता चलता है कि पश्चिम यूपी अब सपा और कांग्रेस के हाथों से निकलने वाली है। इधर जी, तो क्या अब इंडिया गठबंधन को, सपा को और भी ज्यादा कोशिशें कर देनी चाहिए? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जोन की तरफ जाकर उन्हें और भी ज्यादा जनता के बीच काम करने की जरूरत है। बिल्कुल किरण, अगर बात करें कोशिश तेज करने की, तो बिल्कुल अब जो है सपा और इंडिया गठबंधन को इसके लिए दूसरी रणनीति अपनानी पड़ेगी। अगर दूसरी रणनीति अगर नहीं अपनाते हैं पश्चिम यूपी के लिए खास करके, तो जाहिर सी बात है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में सपा और इंडिया गठबंधन को पश्चिम यूपी में मुंह की खानी पड़ सकती है। किरण जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। किसान आंदोलन 2.0 के लिए किसानों ने फिर से कमर कस ली है। किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों से दिल्ली कूच करने को तैयार हैं। आंदोलन को चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया गया है। हालांकि इस आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा शामिल नहीं है। ये कुछ किसान संगठनों का प्रदर्शन है, लेकिन फिर भी किसानों की तैयारियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन कोई भी रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रहा। गाजियाबाद के यूपी दिल्ली बॉर्डर को इतिहास के तौर पर आने वाले जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। हालांकि फ्लाईओवर के ऊपर से रास्ता आने जाने के लिए खुला हुआ है। आपको बता दें कि किसानों की सबसे खास मांग है एमएसपी के लिए कानून बनाए जाने की। इसके अलावा किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन में शामिल किसान कृषि ऋण माफ करने की मांग भी कर रहे हैं। किसान लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग के अलावा कई बड़ी मांगों के साथ एक तरफ दिल्ली कूच करने को तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उनका प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो जाएगा। पंजाब से दिल्ली तक, दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर्स पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा मुस्तैद देखने को मिल रही है। हर तरफ पुलिस का आना जाना लगा हुआ है। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। वहीं किसानों को रोकने के लिए भी तमाम तरह की बैरिकेडिंग्स और व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दिए जाने से जुड़े मामले में जिला जज के आदेश के खिलाफ दाखिल ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सोमवार को हुई सुनवाई में सबसे पहले यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पक्ष रखा गया। वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत गुप्ता दलीलें पेश करते नजर आए। उनका दावा है कि तहखाना कभी भी हिंदू पक्ष के कब्जे में नहीं रहा। हिंदू पक्ष का दावा पूरी तरह गलत भी बताया। 1993 के बाद तहखाने में कोई पूजा नहीं हुई, ऐसा दावा भी वकील की ओर से किया गया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में ये सुनवाई हुई। आपको बता दें कि आज ही यूपी सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करना था, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी, जहां यूपी सरकार, हिंदू पक्ष और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट अपनी दलीलें पेश करेगा। खबर पर जुड़ी अपडेट्स लेकर हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, जिस तरह आज सुनवाई हुई, जिले में आपने क्या कुछ अलग माहौल देखा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या फिर लोगों के बीच? बिल्कुल, देखिए, ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने की रोक लगाने वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि ये जो पूरी सुनवाई है वो करीब 2.5 घंटे से चली है, लेकिन इस पूरे सुनवाई में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि बीते 12 तारीख को इस पे जब सुनवाई हुई थी तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस पे जो है इस मामले को लेकर आज जिस तरीके से इस पे सुनवाई होगी तो ये कयास लगाया जा रहा था कि आज 12 तारीख को इस मामले पर कुछ न कुछ फैसला आ जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं इस पे जो है वो विराम लग गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आगामी 15 तारीख को फिर से डेट रखी गई है और ये कहा जा रहा है कि आगामी 15 तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और लोगों का ऐसा ये मानना भी है कि आगामी 15 फरवरी को इस मामले पर हाईकोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकता है। हालांकि अगर दोनों पक्षों की बात की जाए तो दोनों पक्षों के दलीलों को अदालत ने सुना है और ये पूरी सुनवाई
जस्टिस राजीव रंजन के सिंगल बेंच में हुई है। हालांकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस पे जो है डेट बढ़ा दी गई है। आगामी 15 फरवरी को इस मामले पर हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और किस तरीके से अब इस पर फैसला आएगा, निश्चित रूप से लोगों की निगाहें उस पर जरूर टिकी हुई हैं। जिस तरह से अब ये समय बढ़ता जा रहा है सुनवाई होने का, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों चाहते हैं कि जल्द से जल्द मामले में सुनवाई पूरी हो, क्या किसी भी पक्ष का कोई रिएक्शन सामने आया है आज की सुनवाई के बाद? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हाई कोर्ट में इस तरह की कोई मामले की सुनवाई होती है तो इस पर किसी तरह का आधिकारिक बयान सामने नहीं आता है। हालांकि इस पर आधिकारिक बयान जब तक सामने नहीं है तब तक इस पर कुछ भी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज मुस्लिम पक्ष द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई हैं और जिस तरीके से दलीलें पेश की गई हैं, कोर्ट ने दोनों पक्षों के दलीलों को सुना है और इस पर 15 तारीख की डेट लगाई गई है। हालांकि अब देखिए 15 तारीख पे इस पर किस तरीके की कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या फैसला आएगा, ये महत्वपूर्ण होगा। लोगों की निगाहें भी इस फैसले पर टिकी हैं। जी पवन, लगातार व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ जारी है, तो क्या जनता से जुड़े लोग भी व्यास जी के तहखाने में सुबह शाम पहुंच रहे हैं? देखिए, बीते कल की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में माघ मेला चल रहा और माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में वो भी महंत थे जिन्होंने व्यास जी के तहखाने में जब जिला न्यायालय द्वारा इनको आदेश मिला था, वहां पूजा पाठ करने की अनुमति मिली थी, तो वो भी थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि इस तरीके से उन्होंने पूजा पाठ किया। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष जो है मजबूत नजर आ रहा है और निश्चित रूप से हिंदू पक्ष के लोग हैं उनको पूरी तरीके से न्यायपालिका पर भी भरोसा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि न्यायपालिका पे पूरा भरोसा और जिस तरीके से कोर्ट इस पे फैसला देगा, दोनों पक्ष को कहीं न कहीं इस पे जो है अपनी मंजूरी देनी होगी। हालांकि लोगों की जो निगाहें हैं, लोगों में तमाम तरह के कौतूहल है, इसके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं और आगामी 15 तारीख को देखिए इस पर किस तरीके की सुनवाई होगी, ये महत्वपूर्ण होगा और ये देखने वाली बात होगी। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद पवन। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।